आमतौर पर ना जब हम जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही व्यक्तिगत सी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, एक ऐसी फाइल जिसे बहुत संभाल कर घर की किसी अलमारी में छिपा कर रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब एक ऐसा फैसला जो इंसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए लेता है। लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसा है जो इस पूरी सोच को ही पलट देता है। हाँ, और ये बदलाव काफी दिलचस्प भी है। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम LIC के कुछ इंटरनल सर्कुलर और उनकी बीमा सोसाइटी स्कीम के आधिकारिक दस्तावेजों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि कैसे एक व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा का साधन एक पूरी आवासीय सोसाइटी के बुनियादी ढांचे को या कहें इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो बीमा हमेशा से बंद दरवाजों के पीछे की बातचीत रही है। हाँ, लोग इस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे तौर पर मृत्यु या भविष्य के किसी बड़े खतरे से जुड़ा होता है। इसका दायरा सिर्फ घर की चार दीवारों तक ही सीमित माना जाता रहा है। राइट। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि किसी पड़ोसी के व्यक्तिगत जीवन बीमा खरीदने से पूरी सोसाइटी को एक नया जिम मिल सकता है, या फिर बच्चों के लिए झूला या सुरक्षा के लिए कोई नया CCTV कैमरा मिल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ। मतलब कागज पर किए गए हस्ताक्षर ईंट और पत्थर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बदल सकते हैं? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये विचार अब केवल एक कल्पना नहीं रह गया है। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम सब LIC के नाम से जानते हैं, उसने आधिकारिक तौर पर ये बीमा सोसाइटी स्कीम लागू की। अच्छा, 2022 में? जी। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये केवल बीमा बेचने का कोई नया तरीका या साधारण सेल्स पिच नहीं है। तो फिर ये असल में है क्या? ये शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में ब्रांड की पहचान को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इस योजना ने बीमा को एक व्यक्तिगत सुरक्षा के साधन से निकालकर एक सामूहिक और सामुदायिक विकास के मॉडल में बदल दिया है। और मुझे लगता है कि यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि ये कोई खैरात या दान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस डील है। हाँ, तो जिम और CCTV जैसी सुविधाओं की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी भी सोसाइटी को ये इनाम पाने के लिए किस एंट्री टिकट की जरूरत होती है? मतलब शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शर्तें बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रखी गई हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त ये है कि सोसाइटी का एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होना जरूरी है। मतलब कानूनी रूप से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए? बिल्कुल, वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद आता है असली लक्ष्य। एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय में, हाँ, जो फाइनेंशियल ईयर होता है जी, उस समय में उस सोसाइटी के निवासियों द्वारा कम से कम 25 नई LIC पॉलिसी खरीदी जानी चाहिए। 1 मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा। 25 नई पॉलिसी, वो भी सिर्फ 1 साल में? हाँ, 25 पॉलिसी। देखिए, कागज पर पढ़ने में ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो किसी हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में 25 लोगों को एक साथ एक ही कंपनी का बीमा खरीदने के लिए मनाना, लोग तो महीने के मेंटेनेंस के 500 रुपए देने पर लड़ पड़ते हैं। ये तो है। तो ये व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर सोसाइटी के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये काम कोई बाहरी एजेंट आकर नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ। दस्तावेजों के अध्ययन से ये साफ होता है कि ये योजना उन सोसाइटियों में सबसे ज्यादा सफल होती है जहां कोई आंतरिक चैंपियन होता है। आंतरिक चैंपियन मतलब सोसाइटी का ही कोई निवासी? बिल्कुल। अक्सर ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA का अध्यक्ष हो सकता है, या फिर कोई ऐसा निवासी जो खुद LIC का एजेंट हो। ओहो, समझ गई। तो वो अंदर से ही लोगों को प्रेरित करता है। जी, जब सोसाइटी का कोई अपना व्यक्ति ये समझाता है कि देखिए, बीमा तो हर किसी को अपने परिवार के लिए लेना ही है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ही जगह से लें। हाँ, ताकि उसका फायदा सबको मिले। बिल्कुल, ताकि हमारे उस व्यक्तिगत निवेश के बदले सोसाइटी को मुफ्त में लाखों का फायदा हो। तब ये एक सेल्स पिच से बदलकर एक सामुदायिक प्रोजेक्ट बन जाता है। मतलब ये वैसा ही है जैसे किसी सुपरमार्केट में ग्रुप डिस्काउंट पाना। जब लोग थोक में सामान खरीदते हैं तो उन्हें छूट मिल जाती है। सही कहा। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि डिस्काउंट की जगह सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन
ये बात सिर्फ 25 लोगों के राजी होने पर खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, उन सभी 25 पॉलिसियों से आने वाला कुल प्रीमियम, जिसे योजना की आधिकारिक भाषा में WRP कहा गया है, वो कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। हाँ, WRP। मैंने दस्तावेजों में वो फॉर्मूला देखा था, NP + FYP + 10% ऑफ SP। अब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। ये सब क्या है? क्या ये केवल एक मुश्किल कॉर्पोरेट लक्ष्य है जिसे जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया है? नहीं नहीं, ये कोई जटिल जाल नहीं है। ये दरअसल LIC का अपने जोखिम को प्रबंधित करने का तरीका है। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। ठीक है, बताइए। WRP का मतलब है वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम। अब उस फॉर्मूले के हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। हाँ, सबसे पहले है NP। जी, NP यानी नेट प्रीमियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पैसा बीमा के लिए दिया गया है उसमें से GST या अन्य टैक्स हटा दिए गए हैं। अच्छा, तो कंपनी सिर्फ उसी पैसे को गिनेगी जो सीधे बीमा के लिए आ रहा है? बिल्कुल, टैक्स का पैसा तो सरकार को जाता है ना। ठीक है, टैक्स हटाकर जो मूल रकम बची वो NP हो गई। और ये FYP क्या है? FYP का मतलब है फर्स्ट ईयर प्रीमियम। मान लीजिए किसी निवासी ने ऐसी पॉलिसी ली है जिसमें उसे हर साल 40,000 रुपए देने हैं। हाँ, तो जो पहले साल वो 40,000 रुपए देगा, वो इस 10 लाख के लक्ष्य में पूरा का पूरा गिना जाएगा। समझ गई। पहले साल का पूरा प्रीमियम गिना जाएगा। लेकिन उस फॉर्मूले में जो सबसे अजीब हिस्सा है ना, वो है 10% ऑफ SP। हाँ, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। SP का मतलब सिंगल प्रीमियम है ना? तो अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में पूरा पैसा दे रहा है तो उसका सिर्फ 10% ही क्यों गिना जाएगा? और यही इस पूरी योजना का सबसे स्मार्ट पहलू छुपा है। SP यानी सिंगल प्रीमियम, जहां कोई व्यक्ति 10 या 15 साल तक पैसे देने के बजाय एक ही बार में 10 लाख या 20 लाख रुपए दे देता है। हाँ, जो लोग एकमुश्त निवेश करना पसंद करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर LIC सिंगल प्रीमियम का 100% गिनने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? सोसाइटी का कोई एक बहुत अमीर निवासी आएगा, एक ही बार में 10 लाख रुपए की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी खरीद लेगा और सोसाइटी का 10 लाख का लक्ष्य एक ही झटके में पूरा हो जाएगा। ओह, अरे हाँ, तब तो 25 लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर बाकी 24 लोग बहुत छोटी छोटी नाम मात्र की पॉलिसी लेके काम खत्म कर देंगे। बिल्कुल, और LIC ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? LIC का उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवार लंबी अवधि के लिए उनसे जुड़े। राइट। इसीलिए नियम यह है कि अगर कोई निवासी 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम देता है तो लक्ष्य के लिए उस 10 लाख का सिर्फ 10% यानी 1 लाख रुपए ही गिना जाएगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सोसाइटी को सच में मिलकर प्रयास करना होगा। कोई एक व्यक्ति सिर्फ अपने पैसे के दम पर ये एंट्री टिकट नहीं खरीद सकता। जी हाँ, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। ये सुनिश्चित करता है कि योजना का जो मूल उद्देश्य है, सामुदायिक जुड़ाव, वो बना रहे। तो अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि 25 पॉलिसी और 10 लाख का वेटेड प्रीमियम इकट्ठा करना है, तो अगला कदम क्या है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दस्तावेजों में जो प्रोत्साहन राशि या इनाम के स्लैब्स तय किए गए हैं ना, उनका गणित काफी ध्यान खींचने वाला है। बिल्कुल, वो स्लैब्स बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस के आधार पर जो प्रोत्साहन राशि तय की गई है, वो सोसाइटी को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन की गई है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है 10 लाख रुपए के WRP से, जिस पर सोसाइटी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। 10 लाख पर 50,000 रुपए, ठीक है। और जैसे जैसे कुल प्रीमियम बढ़ता है, ये इनाम भी बढ़ता जाता है। जी, दस्तावेजों के अनुसार अगर सोसाइटी 20 लाख रुपए का WRP हासिल कर लेती है तो ये इनाम 1 लाख रुपए हो जाता है। 40 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पर 2.5 लाख रुपए। और सबसे ऊपर का स्लैब भी है। हाँ, सबसे ऊपर 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक WRP पर 5 लाख रुपए की अधिकतम प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सही कहा। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं इन संख्याओं को गणित की कसौटी पर कसूं तो 10 लाख का 50,000 मतलब 5%। हाँ, 20 लाख का 1 लाख भी 5% और 1 करोड़ का 5 लाख भी 5% ही है। बिल्कुल सही गणित है आपका। तो जब प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है तो स्लैब सिस्टम का असली फायदा क्या है?
LIC ने ज्यादा पैसा लाने पर प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ाया, जैसे 6% या 7%? ये एक बहुत ही विश्लेषणात्मक नजरिया है। प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो ये फ्लैट 5% ही है। हाँ, तो फिर स्लैब्स क्यों? लेकिन यहाँ मनोविज्ञान संख्याओं से कहीं बड़ा है। देखिए, जब बात किसी हाउसिंग सोसाइटी के फंड की होती है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कुल नकद रकम बहुत मायने रखती है। अच्छा, मतलब प्रतिशत से ज्यादा लोग नकद रकम देखते हैं। बिल्कुल। किसी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए 50,000 रुपए और 5 लाख रुपए के बीच का फर्क जमीन आसमान का होता है। ये बात तो है। आमतौर पर सोसाइटी को कोई भी नया काम करवाने के लिए निवासियों से अलग से डेवलपमेंट चार्ज मांगना पड़ता है, और फिर उस पर विवाद होते हैं। हाँ, जिसे लेकर अक्सर लंबी बहसें होती हैं। कोई कहता है मुझे जिम नहीं चाहिए, कोई कहता है मुझे CCTV की जरूरत नहीं है। एकदम सही। और यहीं पे ये स्लैब सिस्टम एक गेमिफिकेशन की तरह काम करता है। गेमिफिकेशन? जी हाँ, मतलब खेल की तरह। जी, गेमिफिकेशन यानी किसी भी सामान्य काम को एक खेल के स्तर या लेवल की तरह बना देना। कल्पना कीजिए कि सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक चार्ट लगा है। ठीक है, उसमें लिखा है कि हमने 40 लाख का लक्ष्य पूरा कर लिया है और 2 लाख का इनाम पक्का कर लिया है। अगर 10 लाख का प्रीमियम और आ जाए तो हम 2.5 लाख रुपए का अगला लेवल अनलॉक कर लेंगे। अरे हाँ, जैसे किसी वीडियो गेम में अगला लेवल अनलॉक करना हो। ये तो कमाल का आइडिया है। ये पड़ोसियों के बीच की उस हिचकिचाहट को तोड़ देता है जहां वो पैसों या निवेश के बारे में बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल, अब उनके पास एक सामूहिक लक्ष्य आ गया है। लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि अरे शर्मा जी, आप वैसे भी टैक्स बचाने के लिए मार्च में पॉलिसी लेने ही वाले थे, तो हमारी सोसाइटी के कैंप से ही ले लीजिए, हमारा 5 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा। यही तो इस योजना की ताकत है। और ये बात सिर्फ 1 साल की नहीं है। क्या मतलब? ये हर साल होता है? हाँ, दस्तावेजों के अनुसार ये एक वार्षिक योजना है। यानी हर वित्तीय वर्ष में सोसाइटी इस प्रक्रिया को दोहरा सकती है और हर साल नया इनाम जीत सकती है। वाह! तो ये LIC के लिए हर साल नया बिजनेस लाने का एक स्थायी तंत्र बन जाता है। जी हाँ, और मनोविज्ञान के नजरिए से सच में बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। अच्छा, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अब तक बात केवल रुपयों, फंड्स और प्रीमियम के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप किस संदर्भ में पूछ रही हैं? मतलब मान लीजिए किसी सोसाइटी ने 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया और 5 लाख रुपए जीत लिए। ठीक है। LIC ये 5 लाख रुपए सीधा सोसाइटी के बैंक खाते में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देती? वो इस बात पर जोर क्यों देते हैं कि ये पैसा सिर्फ सुविधाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च होना चाहिए? मैं बता दूं, यही इस पूरी बीमा सोसाइटी स्कीम का सबसे महत्वपूर्ण और मास्टर स्ट्रोक हिस्सा है। अगर LIC महज 5 लाख रुपए का चेक RWA के बैंक अकाउंट में डाल दे तो क्या होगा? शायद वो पैसा किसी रूटीन काम में खर्च हो जाएगा। बिल्कुल, वो पैसा शायद सोसाइटी की पुताई में खर्च हो जाए, या गार्ड की रुकी हुई सैलरी देने में, या फिर उस पैसे को लेकर कमेटी के सदस्यों के बीच विवाद हो जाए। नकद पैसे का कोई स्थायी रूप नहीं होता। और नकद पैसा दिखाई भी नहीं देता। कुछ दिन बाद हर कोई भूल जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आया था। एकदम सटीक बात। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रोत्साहन राशि का उपयोग सोसाइटी में स्थायी सुविधाओं के निर्माण या खरीद के लिए ही किया जाना चाहिए। जैसे इस पैसे से सोसाइटी जिम के उपकरण खरीद सकती है, बच्चों के खेलने के उपकरण जैसे पार्क में झूले या स्लाइड लगवा सकती है। हाँ, ये चीजें तो रोज इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए CCTV पैकेज और वॉचमैन के लिए एक उचित कैबिन बनवाया जा सकता है। मैंने सूची में और भी बहुत कुछ देखा था। दस्तावेजों में सोलर प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी कचरा प्रबंधन जैसी चीजें भी शामिल हैं, और सोसाइटी का साइन बोर्ड भी बनवाया जा सकता है। जी, अब जरा इसके पीछे के बिलबोर्ड इफेक्ट या विज्ञापन के प्रभाव को समझिए। बिलबोर्ड इफेक्ट? हाँ, जब सोसाइटी के पार्क में एक नया झूला लगता है तो उस पर एक छोटी सी तख्ती लगी होती है, सौजन्य से भारतीय जीवन बीमा निगम। अच्छा। अब वो झूला अगले 10 साल तक वहीं रहेगा। हर शाम जब माता पिता अपने बच्चों को वहां खेलते हुए देखेंगे तो वो अनजाने में उस ब्रांड को एक सकारात्मक भावना के साथ जोड़ेंगे। ओह, तो ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये एक परमानेंट फ्री बिलबोर्ड है। बिल्कुल। अगर LIC को उसी सोसाइटी के बाहर मेन रोड पर ही होर्डिंग लगाना हो तो उन्हें हर महीने लाखों रुपए का किराया देना पड़ेगा। यहां उन्होंने एक बार 5 लाख रुपए दिए और सोसाइटी के अंदर, जहां सीधा उनका लक्षित ग्राहक रहता है, वहां सालों साल के लिए अपना विज्ञापन स्थापित कर लिया। और वो भी बिना किसी मासिक किराए के। और ये केवल मार्केटिंग तक सीमित नहीं है। तो और क्या पहलू है इसका?
ये सीधा संबंध उस संदेश से है जो एलआईसी इस योजना के माध्यम से दे रहा है। मजबूत सुरक्षा, मजबूत समुदाय और मजबूत विकास। ये बहुत गहरा संदेश है। जब हम वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर प्लांट जैसी सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझ आता है कि एक बीमा कंपनी कैसे पर्यावरण और आधुनिक शहरी जरूरतों को भी अपनी स्कीम के फायदों के साथ जोड़ रही है। हाँ, क्योंकि आज के समय में हर शहर में कचरा प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा बहुत बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल। ये सच में सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति फॉर्म भरता है, कुछ पैसे जमा करता है और उसे एक कागज मिलता है, एक जीवन बीमा पॉलिसी, जो कि एक अदृश्य वादा है। हाँ, एक अदृश्य वादा कि भविष्य में कुछ बुरा होने पर आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन इस स्कीम के जरिए वो अदृश्य वादा एक दृश्यमान सुविधा में बदल जाता है। एकदम सही। लोग हर सुबह उस वादे को देख सकते हैं जब उनके बच्चे उस नए झूले पर खेल रहे होते हैं, या जब सोसाइटी की छत पर लगा सोलर पैनल पूरी इमारत का बिजली का बिल कम कर रहा होता है। मेरा मानना है कि ये एक अमूर्त विचार का पूरी तरह से मूर्त रूप लेना है। जब सोसाइटी के गेट पर एक नया सुरक्षा कैमरा लगता है तो वो केवल एक मशीन नहीं, वो उस सामूहिक प्रयास का एक जीता जागता सबूत होता है। जी। हर बार जब निवासी उस जिम में जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये उनकी अपनी समझदारी और सामूहिक एकता का परिणाम है। ये कंपनी के नारों "साथ हमारा, भरोसा आपका" और "जीवन के हर पड़ाव पर साथ" को केवल टीवी विज्ञापनों तक सीमित न रखकर जमीन पर उतारने का तरीका है। अगर हम पूरी कार्यप्रणाली को देखें ना, तो ये एक विन 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 स्थिति नजर आती है। कैसे? देखिए, निवासियों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा मिल गई, सोसाइटी को बिना निवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले लाखों रुपए का नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। और कंपनी को भारी मात्रा में नया बिजनेस, लंबी अवधि के ग्राहक और सोसाइटी के अंदर एक स्थायी ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। और सबसे बड़ी बात जो आपने मिस कर दी, ग्राहक हासिल करने की लागत यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो काफी कम हो जाती है। अरे हाँ, क्योंकि एजेंट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। आमतौर पर एक एजेंट को घर घर जाकर लोगों को मनाना पड़ता है। इस योजना में सोसाइटी के निवासी ही एक दूसरे को मना रहे होते हैं। बिल्कुल। सामुदायिक दबाव और सामुदायिक लाभ मिलकर वो काम कर देते हैं जो शायद दुनिया की बेहतरीन सेल्स पिच भी ना कर पाए। तो अगर हम इस पूरे दस्तावेज और चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बीमा सोसाइटी स्कीम केवल सेल्स का टारगेट पूरा करने का जरिया नहीं है। बिल्कुल। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा सीधे तौर पर सामाजिक और सामुदायिक विकास से जुड़ जाती है। हमने आज देखा कि कैसे 25 पॉलिसियों और 10 लाख के वेटेड प्रीमियम की शर्त से शुरुआत होती है, जिसमें सिंगल प्रीमियम का वो स्मार्ट नियम भी शामिल है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि सच में सामुदायिक प्रयास हो। फिर हमने देखा कि कैसे 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनाम का गेमिफिकेशन लोगों को एक साथ लाता है जी। और अंत में कैसे वो पैसा नकद के बजाय सोलर प्लांट, जिम और सीसीटीवी कैमरों जैसी ठोस और स्थायी सुविधाओं का रूप ले लेता है, ताकि वो सालों साल तक समुदाय की सेवा कर सके। ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। वो क्या? आज के इस विश्लेषण में ये देखने को मिला है कि कैसे एक बीमा योजना ने एक आवासीय सोसाइटी को अपने ही बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की ताकत दी। हाँ, अब जरा सोचिए, यदि व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों जैसे जीवन बीमा खरीदना या निवेश करना, इनको सामूहिक रूप से जोड़कर किसी मोहल्ले में सोलर पैनल या सुरक्षा कैमरे लगाए जा सकते हैं, तो भविष्य में और क्या क्या संभव है? संभावनाएं तो बहुत है। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के स्मार्ट शहर पूरी तरह से सरकारी फंड्स या टैक्स के पैसों पर निर्भर रहने के बजाय नागरिकों के सामूहिक बीमा और निवेश योजनाओं से ही विकसित होने लगे? ये तो एक बहुत ही बड़ा विचार है। कर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की थी। वाओ, ये सच में एक ऐसा विचार है जो भविष्य के शहरों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। मतलब जो फाइल सालों से सुरक्षित अलमारी के अंधेरे में बंद थी, वो अब बाहर आ गई है और सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का रास्ता रोशन कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत फैसले अगर एक दिशा में किए जाएं तो एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी गहरी सोच के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही विषय की गहराई में जाने के लिए।